पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट पढ़ा था। इसमें आपको बताया गया था कि सॉलिड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप बताया गया था और हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ा था जिसकी मदद से हम लोग सॉलिड स्टेट को स्टडी करेंगे, मतलब जिसका हम बार बार सॉलिड स्टेट में यूज करेंगे, जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस पॉइंट, लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, इंटरफेसियल एंगल, यूनिट सेल इंटरसेप्ट्स, ये सारे टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक्चुअल में सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी से। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट को स्टडी करना। देखिए, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ लॉ को सेटिस्फाई करता है, 3 लॉ को सेटिस्फाई करता है एक्चुअल में, उसी को हम लोग लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी करते हैं। तो एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेटिस्फाई some laws। बेसिकली हम सब लॉ क्या 3 लॉज ले लेते हैं, 3 लॉ ही सेटिस्फाई करता है, 3 लॉज विच आर कॉल्ड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है और सबसे बड़ा दिक्कत इस क्वेश्चन के साथ है कि बहुत लोग इसको स्टडी करते ही नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी में यहां पर नहीं दिया गया है। हालांकि इस चीज को आपको जरूरत पड़ेगा जब आप केमिस्ट्री स्टडी कर रहे होगे, तो इसलिए आईडी सवाल आसानी से पूछ सकता है इस पे। इसमें पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, दिस इज द फर्स्ट लॉ। इस लॉ के अनुसार कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इंटरफेसियल एंगल फिक्स रहेगा, चाहे आप उस क्रिस्टल को किसी भी तरीके से बनाओ। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का साइज चेंज कर सकता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इवन शेप भी चेंज कर सकता है, हम आपको बताएंगे कि शेप भी चेंज कर सकता है, लेकिन इंटरफेसियल एंगल कभी चेंज नहीं करेगा। अगर इंटरफेसियल एंगल चेंज किया तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर खुद चेंज कर जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि इंटरफेसियल एंगल इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब ये चेंज नहीं करेगा किसी भी क्रिस्टल के लिए। मान लो आपने क्यूबिक लिया तो क्यूबिक का इंटरफेसियल एंगल फिक्स होगा। आपने रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर लिया तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया तो उसका जो इंटरफेसियल एंगल होगा फिक्स होगा। तो इसके अनुसार से यही होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, interfacial angle of a crystal don't change if mode of preparation of solid is changed। इस लॉ के अनुसार इंटरफेसियल एंगल ऑफ ए क्रिस्टल को हम लोग नहीं चेंज करते हैं, नहीं चेंज होता है, हम लोग नहीं चेंज होता है इफ मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड इज चेंज्ड। हाउएवर, साइज ऑफ क्रिस्टल or even shape of crystal, size of crystal or even shape of crystal changes। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल यही कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, साइज और इवन शेप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करेगा, लेकिन इंटरफेसियल एंगल चेंज नहीं करेगा। अगर इंटरफेसियल एंगल चेंज कर गया तो सॉलिड खुद चेंज कर जाएगा, सॉलिड जो होगा खुद चेंज कर जाएगा।
ठीक है। तो देखिए मान लिया आपके पास ये है एक क्यूबिक यूनिट सेल को हमने दिखाया, और क्यूबिक यूनिट सेल में हमने क्या किया, मोड ऑफ प्रिपरेशन मान लो हमने चेंज किया, कुछ मोड ऑफ प्रिपरेशन चेंज किया, इसका साइज और इसका इवन शेप वो सब चेंज कर सकता है। ये देखिए अब साइज चेंज किया, हम इवन शेप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन शेप भी चेंज कर सकते हैं। क्यूब से क्यूबॉइड हो गया तो शेप भी चेंज कर सकते हैं क्रिस्टल का, लेकिन क्रिस्टल का इंटरफेसियल एंगल चेंज नहीं करेगा। क्यूबॉइड होने का मेन कारण होगा कि दो क्यूब आपस में अटैच फॉर्म में आप ब्रेक करोगे तो क्रिस्टल का क्या दिख रहा है, सब कुछ सही है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप है, शार्प एज है, फ्लैट फेस है, तो यहां पे क्या हो गया है, शेप भी लगेगा आपको चेंज हो गया है, लेकिन इंटरफेसियल एंगल फिक्स रहा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, जो ये कहता है कि इंटरफेसियल एंगल हमेशा फिक्स होगा। अब देखिए दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। दूसरा लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। दूसरा लॉ हम लिख रहे हैं लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इस लॉ से क्या इंप्लीकेशन होता है, देखिए इस लॉ के अनुसार एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हमेशा सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, एक्चुअल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तीन तरह का होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये चीज हम जब आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तो ऑर्गेनिक में भी बताया जाएगा, जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डील किया जाएगा तो वहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे कि कब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, कब डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। खैर हम लोग यहाँ यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो इस लॉ के अनुसार किसी भी क्रिस्टल को हमेशा सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है। नंबर भी फिक्स होगा, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का, और टाइप भी फिक्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, any crystal structure always have same type and number of element of symmetry. Any crystal has always have सेम टाइप एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। आप कुछ भी करो, मोड ऑफ प्रिपरेशन जैसे भी चेंज करो, अगर आप एक क्रिस्टल बना रहे हो, किसी पार्टिकुलर क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो आपका उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री फिक्स होगा। जैसे कि हम लोग अब समझेंगे इसको बारी बारी से क्यूबिक यूनिट सेल की मदद से। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोग को जानना है, पिक्चर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। 3 तरह का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है। पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और तीसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीन तरह का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर हम बात करें बारी बारी सबको हम समझते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सबको डिफाइन करना शुरू करेंगे, सबको क्यूबिक यूनिट सेल में दिखाना शुरू करेंगे। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए
जब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे कि हम एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, हम एक क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं, और अगर हम क्या करें क्यूबिक यूनिट सेल में, अगर हम क्या करें एक क्यूबिक यूनिट सेल में हम एक इस तरह का इमेजिनरी प्लेन कंसीडर करते हैं, बीच से इमेजिनरी प्लेन कंसीडर किया, एक इमेजिनरी प्लेन कंसीडर किया, ठीक है। अगर हमने एक इमेजिनरी प्लेन कंसीडर किया तो आप देखोगे कि ये प्लेन जो है, ये प्लेन जो है इमेजिनरी प्लेन एक है, ये क्यूब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है जो एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक इमेजिनरी प्लेन थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड इमेजिनरी प्लेन थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड इमेजिनरी प्लेन थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर which divide the crystal into two equal parts, which are mirror image of each other, which are mirror image of each other is called plane of symmetry. इसी को हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एक इमेजिनरी प्लेन थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो। जैसे कि हम क्यूबिक यूनिट सेल में इधर आप देख रहे हैं, ये आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा। अगर हम बात करें इस तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री का नंबर कितना होगा, कितना नंबर होगा इस तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री के कितना होगा क्यूबिक यूनिट सेल, तो 3 होगा। कैसे? आप देख लो क्या हो रहा है, वन पेयर ऑफ अपोजिट फेस से एक बन रहा है, मिड पॉइंट को मिड से काट देने पे एक बन रहा है। तो क्यूबिक में इस तरह कितना फेस का पेयर होगा, अपोजिट फेस का पेयर 3, एक इधर और एक इधर। तो आप समझ सकते हो कि आपने ऐसे कट किया, आपने सामने से कट किया बीच से, और साइड से कट किया, तो आपको इस तरह का 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। इस तरह का जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो 3 होगा। अब देखिए कुछ और तरीके का प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमने क्या किया, हमने एक क्यूब लिया इस तरह का, और फिर क्यूब को क्या किया, हम देख रहे हैं इधर। अब देखो क्यूब में क्या है, हम इस तरह का भी एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। हमने एक प्लेन कंसीडर किया, इसको कि आप गौर कीजिए, हमने एक प्लेन कंसीडर किया दिस वन। तो ये प्लेन क्या कर रहा है, ये प्लेन भी क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में क्यूबिक यूनिट सेल को डिवाइड कर रहा है। आपको ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि अगर आप इसको गौर करिएगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए वन पेयर ऑफ अपोजिट फेस, एक और संभव है, हमें इस तरह का बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व, दिस वन, ये भी है। एक ब्लू वाला, मतलब एक जो रेड वाला दिख रहा होगा, एक जो ग्रीन वाला दिख रहा होगा, ये 2 जो है वन पेयर ऑफ अपोजिट फेस से हमने 2 क्या किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अलोंग द फेस डायगोनल लिखा।
तो इस तरह का टोटल अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री काउंट करोगे तो 6 होगा। 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेस से 2, तो 3 पेयर ऑफ अपोजिट फेस है, तो टोटल कितना बनेगा? 6 हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो टोटल अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें क्यूबिक यूनिट सेल में तो कितना होगा? 9 होगा। ये आपको समझ में आया? 3 हमारे पास इस तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और इस तरह का 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो टोटल 9 टाइप ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है क्यूबिक यूनिट सेल में। अब देखिए हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने देख लिया। हम लोग पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा पॉइंट हमारे पास है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसके अबाउट अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रोटेट करो तो मोर देन 1 टाइम सेम अपीयरेंस देगा इन 1 कंप्लीट रोटेशन। जैसे कि हम एक पहले हम बनाते हैं फिगर, उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है। ठीक है, इससे हम लोग पता करेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। देखिए ये एक लाइन हमने लिया। अगर हम इसके अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रोटेट करना शुरू कर दें, ये हमने इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया, इसके अबाउट अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रोटेट करना शुरू कर दें तो हमको एक बार मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में आपको 4 बार सेम अपीयरेंस मिलेगा। जब ये वाला फेस 90 डिग्री रोटेट मतलब रोटेट करोगे, 90 डिग्री रोटेट करेगा तो ये वाला फेस इस साइड चला जाएगा और इधर साइड वाला फेस सामने आएगा, तब भी आपको सेम दिखाई देगा। फिर आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो पीछे वाला फेस सबसे आगे आ जाएगा, तब भी आपको सेम दिखाई देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 1 कंप्लीट रोटेशन में जितना बार सेम अपीयरेंस दिखाई देगा, 4 बार सेम अपीयरेंस दिखाई देगा, उसको हम लोग 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। 2 बार सेम दिखाई देगा 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। 10 बार सेम दिखाई देगा 10 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो क्यूबिक यूनिट सेल में हमने देखा इस लाइन के थ्रू अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल को रोटेट करेंगे तो एक कंप्लीट रोटेशन में 4 बार सेम दिखाई देगा। इसी तरह के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं एन इमेजिनरी लाइन थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर about which if crystal structure is rotated, about which if crystal structure is rotated, it gives same appearance more than 1 time in 1 complete rotation. It gives same appearance more than 1 time in 1 complete rotation is called axis of symmetry. इसी को हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जितना बार सेम अपीयरेंस दिखाई देगा उतना फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम नाम देते हैं किसी को एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब होता है सेम अपीयरेंस इज ऑब्टेन्ड same appearance is obtained n times, ठीक है, in 1 complete
रोटेशन। ठीक है, अगर कोई n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो एक कंप्लीट रोटेशन में n बार सेम दिखाई देगा। आप समझ सकते हो कि n बार सेम दिखाई देगा, वे कंप्लीट रोटेशन में आप 360 डिग्री एंगल घूमते हो, तो अगर n बार सेम दिखाई दे रहा है मतलब 360 डिग्री डिवाइड बाय n एंगल पे आपको सेम अपीयरेंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मिलता रहेगा। जैसे कि अगर ये 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो सेम अपीयरेंस कितना एंगल मिलेगा, 360 बाई 4। ठीक है, अगर हम बात करें इसको कि ये इस तरह का एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होगा, तो आप आसानी से काउंट कर सकते हो कि 3 होगा इस तरह का, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब आगे हम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे थे। ठीक है, हम क्या करते हैं, दिस वन और इन दोनों के बीच का बॉडी डायगोनल, आप ये आराम से देख सकते हो कि बॉडी डायगोनल को हमने क्या किया, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रूप में कंसीडर किया। तो अगर हम बात करें तो ये इसके अबाउट अगर आप रोटेट करना शुरू करोगे क्रिस्टल को तो कितना बार सेम दिखाई देगा, आपको क्या लग रहा है, 2 बार, क्योंकि बॉडी डायगोनल जो है क्रिस्टल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा बॉडी डायगोनल कॉलम। अगर आप रोटेशन शुरू करोगे तो 180 डिग्री के बाद ये वाला जो कोन है, ये वाला जो कॉर्नर है वो मूव करके यहां पे चला जाएगा और ये वाला कॉर्नर मूव करके यहां पे चला है, मतलब सॉरी ये वाला कॉर्नर नहीं, ये वाला कॉर्नर मूव करके यहां पे चला जाएगा और ये वाला कॉर्नर मूव करके यहां पे चला जाएगा। तो ये 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है अलोंग बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल से 4 होता है, तो इस तरह का 4 आपको मिलेगा। आप ऐसे भी देखो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर के अपोजिट पेयर को मिलाना है तो 4 बनेगा। ठीक है, 6 फेस है, 6 फेस के अपोजिट पेयर के सेंटर को मिलाना है तो 3 बनेगा। और एक और होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है, जो कि एक सेंटर के थ्रू पास करता है, एक यहां पर और एक यहां पर। ये एक सेंटर है, इसके थ्रू पास करेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, इसके बाद इस सेंटर अपोजिट फेस के अपोजिट एज के सेंटर को हमने मिलाया। ये भी 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। इसके अबाउट भी अगर आप रोटेशन करते हो तो 2 बार ही सेम दिखाई देगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इसका संख्या कितना होगा, 6 होगा, बिकॉज 12 एज है, 12 एज के अपोजिट पेयर के अपोजिट जो फेस के फेस एज सेंटर को हम लोग मिला रहे हैं, तो 12 का आधा 6, टोटल जो होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा वो कितना बनेगा, 30। 3 इस तरह का, 4 इस तरह का और 6 इस तरह का, तो 13 जो होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ रहोगे। एक चीज और, n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है 1 कंप्लीट रोटेशन में n बार सेम दिखाई देना, और n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 360 डिवाइड बाई n एंगल पे सेम अपीयरेंस ऑब्टेन होता है। यहां पर लिख देते हैं हम n फोल्ड के लिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए सेम अपीयरेंस इज ऑब्टेन्ड एट एंगल कितना, 360 डिग्री डिवाइड बाई n। 360 डिग्री डिवाइड बाई n पर हम लोग को सेम अपीयरेंस दिखाई देगा n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब 4 फोल्ड रहेगा तो 90 डिग्री, 5 फोल्ड रहेगा तो 72 डिग्री, 10 फोल्ड रहेगा तो 36 डिग्री, 2 फोल्ड रहेगा तो 180 डिग्री आप निकाल सकते हो। और तीसरा होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री।
तीसरा हम लोग को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट है इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे क्यूबिक की बात करें अगर हम, तो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक पॉइंट होगा इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसके थ्रू अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जिसके थ्रू अगर हम एक लाइन पास करें, तो ये अपोजिट फेस को क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगा। जो क्या करेगा? अपोजिट फेस को क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगा। अपोजिट फेस को क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब ए पॉइंट इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर through which if any straight line is passed, it cuts the opposite face. It cuts the opposite face at equal distance. At equal distance is called center of symmetry. इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। समझ में आया कि एक पॉइंट इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर थ्रू विच इफ एनी स्ट्रेट लाइन इज पास्ड इट कट्स द अपोजिट फेस एट इक्वल डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होगा क्यूबिक में? नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा 1। और इस सेंटर ऑफ सिमेट्री का मैक्सिमम वैल्यू होता है, इससे ज्यादा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में। इधर 1 होगा या 0 होगा, 1 से ज्यादा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो अगर हम बात करें क्यूबिक यूनिट सेल में, जो हमने अभी तक स्टडी किया, क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होगा हमारे पास? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा 9 हमारे पास था प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमने देखा 13 हमारे पास था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और 1 हमारे पास था क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो क्यूबिक यूनिट सेल के पास होता है वो कितना होगा? 23। तो इस तरह से आप समझ रहे होगे अब कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब तो देखिए हम कुछ सवाल देते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पे ही बेस्ड कुछ सवाल, एकदम ज्योमेट्री का बेस्ड सवाल है ये। मान लें हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि फाइंड द number of axis of symmetry and fold of axis of symmetry। क्या फोल्ड है? एक फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फाइंड द नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री and fold of axis of symmetry in following structure। जैसे कि पहला हम लिखते हैं स्फीयर, दूसरा हम लिखते हैं कोन, तीसरा हम लिखते हैं पिरामिड। हम इन सभी में आपसे पूछते हैं कि बताइए कितना फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, पहले बताइए। तो स्फीयर की अगर हम बात करें तो बताइए इसमें कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? स्फीयर में इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। कोई भी लाइन लोगे थ्रू इट्स सेंटर तो क्या करेगा? इसके अबाउट अगर आप रोटेट करोगे तो सेम अपीयरेंस होगा
इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। और मान लो आप किसी के और रोटेट कर दो, हर रोटेशन पर, हर एंगल पर, हर समय क्या होगा, स्फीयर सेम दिखाई देगा, मतलब इनफाइनाइट फोल्ड भी होगा। हर एंगल पे, चाहे आप कितना भी छोटा एंगल से आप रोटेट करो या कितना ही बड़ा एंगल से रोटेट करो, स्फीयर इज कंप्लीटली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, और इसको आप कितना भी रोटेट करोगे आपको हमेशा सेम अपीयरेंस मिलेगा। तो ये स्फीयर नहीं होगा। कोण की अगर हम बात करें, कोण की अगर हम बात करें तो इसमें जो होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक होगा। दुश्मन इसके बाद रोटेट करोगे तो आपको सेम दिखाई देगा, ठीक है, इसके बाद रोटेट करोगे तो आपको सेम दिखाई देगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का संख्या कितना है, 1 है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, 1 है, और इनफाइनाइट फोल्ड है। लेकिन इसके बाद भी आप कौन है, आप इसको रोटेट करते हो, कितना भी एंगल से रोटेट करो आपको सेम दिखाई देगा। अगर हम बात पिरामिड की करें तो पिरामिड क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। पिरामिड इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसमें बात करें कि बताइए कितना इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो एक्चुअल में इसमें 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। हर वर्टेक्स से, जो भी वर्टेक्स है उसको आप क्या करो, जो नेक्स्ट जो हमारा पास ये है, इसके सेंटर से आप क्या करोगे, मिला दो। तो इसके बाद रोटेट करो, आपको सेम दिखाई देगा। आप इस वर्टेक्स से क्या होगा, इस वर्टेक्स से इस फेस के सेंटर को मिला दो, इस वर्टेक्स से इस फेस के सेंटर को मिला दो, और इस वर्टेक्स से इस फेस के सेंटर को मिला दो, तो 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा यहां पर। और सभी कितना होगा, सभी होगा 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। आप रोटेट करोगे तो ये तीनों एंगल रोटेट करोगे तो ऊपर वाला तो फिक्स होगा, ये तीनों अपना पोजीशन चेंज करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के हम लोग कर रहे हैं, तो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। ये 3 बार सेम दिखाई देगा, मतलब 120 डिग्री पे सेम चीज आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आप नंबर ऑफ फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप निकाल सकते हो किसी भी ज्योमेट्री में। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए आपको इसके लिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अगला जो लॉ है क्रिस्टोग्राफी का। अगला लॉ है क्रिस्टोग्राफी का, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, और ये सबसे कह सकते हो आपकी कॉम्प्लेक्स इंडिसेस है, मतलब कॉम्प्लेक्स लॉ है, जिसको कि थोड़ा बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम बताते हैं, आपको समझाते हैं ये है क्या। देखिए, जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप लिखोगे, मान लिया आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कोई फेस है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का PQR, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोई फेस है PQR, ठीक है, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इस तरह से कट कर रहा है, ठीक है। OP क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। OQ क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। और OR क्या है, जेड इंटरसेप्ट है। तो PQR क्या है, कोई फेस है। PQR क्या है, एनी फेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। PQR क्या है, एनी फेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब एनी फेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये। लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस क्या कहता है, और उसके बाद एक और चीज आपको बता दें कि यूनिट सेल इंटरसेप्ट होता है। मान लो आप इस क्रिस्टल का यूनिट सेल है, इसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये है आपके पास वो है।
इसका इंटरसेप्ट इसके अलॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग ए है, बी है और इसके अलॉन्ग सी है। तो ओ ए जो हो गया इसको क्या स्मॉल ए लिखते हैं, ओ बी जो हो गया इसको क्या हम लोग स्मॉल बी लिखते हैं, और ओ सी जो हो गया वो क्या हो गया स्मॉल सी। ये क्या होता है यूनिट सेल इंटरसेप्ट। अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिख रहा है कि किसके अलॉन्ग है, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये क्या है यूनिट सेल इंटरसेप्ट है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये क्या है यूनिट सेल इंटरसेप्ट अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास हमने पहले आपको समझाया कि यूनिट सेल इंटरसेप्ट क्या है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के उसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जिसका यूनिट सेल लिखा गया है उसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोई भी एक आर्बिट्ररी फेस लिया गया पी क्यू आर, जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस को पी क्यू और आर पे कट कर रहा है। तो लॉ ऑफ फ्रेस्नेल इंडिसेस यही कहता है कि इंटरसेप्ट्स मेड बाय एनी फेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, गौर करिए लैंग्वेज यही है इसका, इंटरसेप्ट्स मेड बाय एनी फेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, any face of crystal structure is rational number multiple of unit cell intercept। यही है लॉ ऑफ फ्रेस्नेल इंडिसेस। जैसे कि हमने जो फिगर बनाया इसके अनुसार से लॉ ऑफ फ्रेस्नेल इंडिसेस के अनुसार से ओपी डिवाइड बाई ओए इज टू OQ divided by OB is to OR divided by OC is to M is to N is to P। मतलब अगर आप लिखना चाहो तो OA is to OB sorry OP is to OQ is to OR is equal to लिखोगे आप MA into NB into PC, where एम एन पी क्या हो गया रेशनल नंबर, एम एन पी जो होगा रेशनल नंबर होगा, और इसको हम लोग कहते हैं विस इंडिसेस ऑफ प्लेन पी क्यू आर। इसको हम लोग विस इंडिसेस ऑफ प्लेन पी क्यू आर कहते हैं। बात समझना, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस यही है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के किसी फेस के द्वारा जो इंटरसेप्ट बनेगा ऑन डिफरेंट एक्सिस वो यूनिट सेल इंटरसेप्ट का क्या होगा रेशनल नंबर मल्टीपल होगा। जो रेशनल नंबर मल्टीपल होता है जैसे एम एन पी का रेशनल नंबर मल्टीपल हुआ ओपी ओक्यू ओ आर, तो एम एन पी को हम लोग क्या कहते हैं विस इंडिसेस ऑफ प्लेन पी क्यू आर। ये बात समझना है, तो विस इंडिसेस ऑफ प्लेन पी क्यू आर ये हुआ, ये समझ में आ रहा होगा। तो हम देखिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए अगर हम मान लो एक इस तरह का हम फेस कंसीडर करते हैं, हम एक फेस कंसीडर करते हैं इस तरह का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरह का फेस कंसीडर करते हैं। मान लो ये कट कर रहा है जेड वाई एक्सिस को एट पॉइंट 2b, या 2b की जगह हम लिखते हैं b/3 पे कट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए इसका ओपी कितना है, इसका मतलब चलिए हम ओपी छोड़िए, उसकी बजाय हम लिखते हैं एक्स इंटरसेप्ट, बताइए एक्स इंटरसेप्ट, एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। देखिएगा ये प्लेन जो है एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया इंफिनिटी। इंफिनिटी दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल प्लेन एक दूसरे को कहां पे कट करेगा इंफिनिटी पे। वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट है b/3 और जेड इंटरसेप्ट है कितना, जेड इंटरसेप्ट भी हो जाएगा इंफिनिटी। ये भी क्या होगा पैरेलली क्या होगा इंफिनिटी पे टच करेगा। तो आपके पास इंटरसेप्ट पता चल गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर हम इस प्लेन का मान लो इस प्लेन को हम पी क्यू आर रखते हैं, तो विस इंडिसेस ऑफ प्लेन क्या होगा,
ऑफ प्लेन PQR अगर हम बात करें तो देखिए, तो जो x इंटरसेप्ट है डिवाइड बाई यूनिट सेल इंटरसेप्ट इज m इंफिनिटी बाई a कॉमा b बाई 3 डिवाइड बाई b और इंफिनिटी बाई c। तो आप देखोगे इंफिनिटी 1 बाई 3 और इंफिनिटी। आपको देखा ये चीज, देखिए आपने क्या लिखा था, m को आप किसके बराबर लिख सकते हो, OP बाई OA। x एक्सिस के अलॉन्ग जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो डिवाइड बाई OA, OA मतलब यूनिट सेल इंटरसेप्ट। y एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेप्ट डिवाइड बाई यूनिट सेल इंटरसेप्ट अलॉन्ग y एक्सिस। z एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेप्ट डिवाइड बाई z एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट सेल इंटरसेप्ट है उसे डिवाइड किया हमने। तो वही किया हमने, इनफिनिटी जो x एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेप्ट है डिवाइड बाई यूनिट सेल इंटरसेप्ट अलॉन्ग x एक्सिस। b बाई 3 y एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेप्ट है, b जो होगा यूनिट सेल इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस के अलॉन्ग, उसे डिवाइड किया। और z इंटरसेप्ट जो होता है इंफिनिटी होता है डिवाइड बाई c। तो जो हमारा विस इंडिसेस ऑफ प्लेन PQR है वो क्या है, इंफिनिटी है, 1 बाई 3 है, इंफिनिटी है। तो हमारे पास इस तरह से आप देख रहे हो कि विस इंडिसेस ऑफ एनी प्लेन निकाला जा सकता है। जो इंटरसेप्ट्स आए अलोंग एक्सिस उसको हमने क्या किया, यूनिट सेल इंटरसेप्ट से डिवाइड किया। तो आप विस इंडिसेस निकालना समझ रहे होगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए विस इंडिसेस का वैल्यू निगेटिव हो सकता है अगर मान लिया एक जो प्लेन लिया हम इधर कट कर रहा होता है y एक्सिस को तो निगेटिव आ, इन्फिनिटी भी हो रहा है, फ्रैक्शनल भी हो रहा है, ठीक है, इंटीग्रल भी होगा ही। अगर मान लो b पे कट करता तो 1 आता ही। तो विस इंडिसेस का वैल्यू किसी भी प्लेन के लिए, विस इंडिसेस का वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, इन्फिनिटी सब हो सकता है। तो जो ये इन्फिनिटी वैल्यू है और फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको हटाने के लिए, इन्फिनिटी वैल्यू है और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है विस इंडिसेस का, उसको हटाने के लिए एक नया तरह का इंडिसेस हम लोग यूज करते हैं, जिसको कि बोला जाता है मिलर इंडिसेस। तो हम लोग मिलर इंडिसेस के टर्म में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्लेन का, ना कि विस इंडिसेस के टर्म में। तो मिलर इंडिसेस हम लोग लिखेंगे, इसका नोटेशन होता है स्मॉल के h, स्मॉल के एंड स्मॉल l। होता क्या है, टू रिमूव फ्रैक्शनल वैल्यू एंड infinity value of which indices a new type of indices called Miller indices. A new type of indices called Miller indices is fractional value of which indices and infinity value of which indices को हटाने के लिए ही हम लोग एक न्यू तरह का इंडिसेस यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग मिलर इंडिसेस कहते हैं। और मिलर इंडिसेस को डिफाइन इस तरह से किया जाता है, मिलर इंडिसेस को डिफाइन इस तरह से किया जाता है, h is equal to 1 by m, k is equal to 1 by n and l is equal to 1 by p। आप रेसिप्रोकल ले लो। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए आप इसको बताते हैं, हालांकि इसमें कुछ और भी टर्म्स है, मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट d, और इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट d को ताकि सबका सब इंटीजर हो जाए। d एक आर्बिट्रेरी नंबर है, विच में क्या h k l इंटीग्रल, जो h k l को इंटीग्रल बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हमने किसी प्लेन का mn p आपको दिया कि भाई इंफिनिटी है, 1 by 3 और 2, मान लो इस तरह का हमने किसी प्लेन का mn p दिया, विस इंडिसेस दिया, तो आप क्या करोगे, h इज इक्वल टू ले लोगे 1 by m, जो क्या हो गया 1 by इंफिनिटी मतलब 0, k इज इक्वल टू ले लोगे 1 by n मतलब 1 by 3 मतलब 3, और l इज इक्वल टू हो जाएगा 1 by p मतलब 1 by 2
प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि फ्रैक्शनल वैल्यू को रिमूव करना है। अब फ्रैक्शनल वैल्यू को रिमूव किया तो फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर आ गया, लेकिन इंटीजर हो गया फ्रैक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब में जो कांस्टेंट डी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से एंड 2 से आएगा 1, आएगा 6, आएगा 0। तो मिरर इंडिसेस इसका हो गया HKL, इस प्लेन का हो जाएगा 0, 6, 1। तो इस तरह से हम लोग किसी प्लेन का मिरर इंडिसेस निकाल सकते हैं अगर उसका हम विच इंडिसेस पता कर लें। और विच इंडिसेस पता करने का तरीका क्या है? विच इंडिसेस पता करने का तरीका है यूनिट सेल इंटरसेप्ट से जो इंटरसेप्ट में प्लेन बना रहा है, यूनिट सेल इंटरसेप्ट से उसको डिवाइड करना होगा, तब विच इंडिसेस निकलता है। सॉलिड स्टेट में मिरर इंडिसेस का यूज प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप मैथ फिजिक्स में क्या करते हो, वेक्टर का यूज करते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करते हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन का यूज करते हो, उसी तरह से सॉलिड स्टेट में मिरर इंडिसेस से किसी प्लेन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो देखिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे मिरर इंडिसेस निकाला जा सकता है। हम सबसे पहले आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि मिरर इंडिसेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हम आपको सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं मिरर इंडिसेस का। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिरर इंडिसेस, हम लोग इस लॉ ऑफ क्रिस्टोग्राफी पढ़ चुके हैं और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिरर इंडिसेस पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिरर इंडिसेस, पहला, सॉलिड स्टेट में मिरर इंडिसेस को यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट प्लेन। इन सॉलिड स्टेट, मिरर इंडिसेस जो HKL है आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्लेन। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, मिरर इंडिसेस को यूज किया जाता है प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा, नेगेटिव मिरर इंडिसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय बार ओवर इट। मान लो -2 है मिरर इंडिसेस तो हम 2 बार लिखा करेंगे, -3 है मिरर इंडिसेस तो हम क्या करेंगे 3 बार लिखा करेंगे, इस तरह से। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है मिरर इंडिसेस लिखते वक्त साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मतलब आपका अगर किसी प्लेन का मिरर इंडिसेस h बार, k बार, l बार आए, वो आइडेंटिकल होगा HKL के। मतलब किसी का, फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी का आंसर आ रहा है ये 0/1/2 और किसी का आंसर आ रहा है 0/1/2 बार, वो दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। क्योंकि अगर आप सब पे बार यूज करते हो और 2 बार यूज करते हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0/1/2 बार। तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। किसी का आंसर आ रहा है 1/1/1 बार और किसी का आंसर आ रहा है इस तरह से 1 बार, 1 डबल बार, 1 बार। तो डबल बार का मतलब डबल नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, 1 बार दोनों क्या है, सेम। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिरर इंडिसेस जो h बार, k बार, l बार है वो HKL के आइडेंटिकल होता है। चौथा पॉइंट एक ये है कि अगर कुछ कॉमन है मिरर इंडिसेस में, CH, CK, CL, ये क्या होता है, आइडेंटिकल होता है HKL के। एक्चुअली दे रिप्रेजेंट पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन। कहने का मतलब है कि पैरेलल प्लेन का मिरर इंडिसेस क्या होता है, सेम होता है। HKL इसका भी होगा, HKL इसका भी होगा, कुछ कॉमन आएगा C। मतलब किसी का आंसर अगर मान लो 0/0/2 आ रहा है तो वो कुछ नहीं, उसको हटा करके आप 0/0/1 कर दोगे।
ठीक है, ये सही होगा, ये गलत नहीं कहेगा। हालांकि एक्चुअली ये दोनों पैरेलल प्लेन रिप्रेजेंट करता है। पैरेलल प्लेन का मिलर इंडिसेस आइडेंटिकल होता है, बस कुछ कॉमन कुछ फैक्टर आ सकता है उसमें, लेकिन आप आसानी से इस तरह से रिमूव करोगे। एक और बात है, प्रैक्टिकली आप मिलर इंडिसेस 4 से ज्यादा नहीं पाओगे, 4 से ज्यादा मिलर इंडिसेस आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है मिलर इंडिसेस का, जो कि आएगा जब आप सवाल बनाओगे, जब आप मिलर इंडिसेस निकालोगे। अब देखते हैं, आपको निकालने का तरीका बताते हैं, मिलर इंडिसेस कैसे निकालते हैं। मिलर इंडिसेस कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। मेथड टू डिटरमाइन मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन। मेथड टू डिटरमाइन मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन। किसी प्लेन का मिलर इंडिसेस हम लोग कैसे पता करेंगे, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, एक सिंपल तरीका है जो आप किताबों में देखोगे और आप आसानी से समझ भी सकते हैं इसको। जनरली हम लोग क्यूब में ही ये सब पढ़ते हैं, तो क्यूब के लिए हम लोग करेंगे। क्यूब में अंदर क्या होगा, यूनिट सेल इंटरसेप्ट तीनों क्या होता है, बराबर होता है, बस यही है पॉइंट। एक्स वाई जेड, हम लोग को मान लो मिलर इंडिसेस इस प्लेन का निकालना है, ए बी सी और डी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, दूसरा हम आपको एक सवाल देते हैं, ए है सब कट रहा है, यहां पे कट कर रहा है। दो सवाल हमने आपको दिया, आप आर्बिट्ररी कोई भी सवाल ले सकते हो, किसी भी तरह का मिलर इंडिसेस निकाल सकते हो। हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए, जब भी ऐसे हो तो आप 4 स्टेप में प्रॉब्लम को प्रोसीड करोगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, सबके अलॉन्ग आपको मिलर इंडिसेस निकालना है। तो आप बढ़ोगे इस तरह से। सबसे पहले आप इंटरसेप्ट निकालो कि क्या इंटरसेप्ट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्या इंटरसेप्ट है अलॉन्ग वाई एक्सिस और क्या इंटरसेप्ट है अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम बात करें तो एक्सिस को कहां पे कट करेगा, इन्फिनिटी पे। एक पैरेलल प्लेन है, एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन दिख रहा होगा ए बी एक्स एक्सिस के, तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे कट करेगा, तो इन्फिनिटी हुआ। वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ए पर, और जेड एक्सिस को कहां पे कट करेगा, इन्फिनिटी पर। ये दिखा, जो इंटरसेप्ट है इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी, ये दिख रहा होगा आपको। दूसरा पॉइंट है विस इंडिसेस। विस इंडिसेस क्या होगा, जो इंटरसेप्ट है डिवाइड बाय यूनिट सेल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट डिवाइड बाय यूनिट सेल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट डिवाइड बाय यूनिट सेल इंटरसेप्ट। क्यूब है इसलिए सब क्या हो गया, ए मतलब हो गया इन्फिनिटी, मतलब हो गया 1 और मतलब हो गया इन्फिनिटी। अब उसके बाद क्या करोगे आप, रेसिप्रोकल लेते हो। मिलर इंडिसेस निकालेंगे सबसे पहले 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय 1, 1 बाय इन्फिनिटी, 0 1 एंड 0। एंड देन आफ्टर क्या करोगे आप, लास्ट में आपका स्टेप होगा मिलर इंडिसेस लिखने का। अगर आपको कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे नंबर। और अगर आपको नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन को निकालोगे। इस तरह से मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन निकालो। तो ये हमारा क्या है, मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन है। सेम तरीके से हम यहां पे करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहां पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। इंटरसेप्ट देखते हैं, सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालते हैं हम लोग। इंटरसेप्ट देखिए क्या क्या है, ए एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ये पॉइंट। अगर हम ए बी सी का अगर हम मिलर इंडिसेस निकालना चाह रहे हैं तो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ए पे, वाई एक्सिस को ए पे, जेड एक्सिस को ए पे। अगर हम अब विस इंडिसेस निकालना शुरू करें तो विस इंडिसेस होता है
इंटरसेप्ट डिवाइड बाय यूनिट सेल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट डिवाइड बाय यूनिट सेल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट डिवाइड बाय यूनिट सेल इंटरसेप्ट, 1 1 1। विस इंडिसेस के बाद हम क्या करेंगे, सबका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि हमने HKL के लिए क्या किया था, 1/m 1/p 1/n ये सब किया था, 1/1 1/1 1/1 1 1 1। अब अगर कुछ फ्रैक्शनल बच रहा है तो आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है मीन इंडिसेस निकालने के लिए। हालांकि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल बच नहीं रहा है, इसलिए आपको कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो मीन इंडिसेस होगा वो क्या होगा, 1 1 1 होगा। इस प्लेन का मीन इंडिसेस आपने देखा 0 1 0 आ रहा है, इस प्लेन का हमने मीन इंडिसेस देखा 1 1 1 आ रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी प्लेन का मीन इंडिसेस निकाल सकते हो। सबसे पहले आप इंटरसेप्ट पता करोगे उस प्लेन का ऑन 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता कर लेने के बाद आप यूनिट से इंटरसेप्ट से डिवाइड कर दो तो आपका विस इंडिसेस आ जाएगा। विस इंडिसेस आने के बाद आप रेसिप्रोकल ले लोगे, और रेसिप्रोकल लेने के बाद जब आपके कुछ फ्रैक्शन, मान लो 1/2 आता तो हम 2 से सबको गुना कर देते, मान लो कहीं 1/3 भी आता तो एलसीएम से गुना करते हैं। इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर से गुना करते हैं जिससे कि सारा का सारा इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो यही तरह का सिचुएशन है, यही तरह का केस हो सकता है, इसी तरह का मीन इंडिसेस का आपका सवाल पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। अब देखिए, मीन इंडिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और बहुत सारा स्टेट लेवल एग्जाम में, मेडिकल वगैरह में पूछा है इस पे सवाल, तो इसलिए आपको मीन इंडिसेस जानना चाहिए। IIT अभी तक नहीं पूछा है मीन इंडिसेस पे सवाल, लेकिन पूछने का पॉसिबिलिटी बनता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, क्योंकि मीन इंडिसेस से ही हम लोग सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड एनी प्लेन। अब देखिए, एक्चुअल में इन सॉलिड स्टेट हम एक टर्म आपको बता रहे हैं, हालांकि इसका डेरिवेशन है जो किया जा सकता है जिसमें कि थोड़ा मैथ यूज होगा, लेकिन हम आपको एक टर्म बताते हैं। इन सॉलिड स्टेट इफ HKL is the Miller indices of any plane then इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है, HX प्लस KY और प्लस LZ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट D। ठीक है, वेयर आप गौर करोगे जो x है वो x इंटरसेप्ट डिवाइड बाई, मतलब x इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं, x डिवाइड बाई a है, स्मॉल y जो है y डिवाइड बाई b है, और स्मॉल z जो है वो क्या है, कैपिटल Z बाई c है। मतलब जो हम लोग इस इक्वेशन में आप जो कोऑर्डिनेट यूज करोगे वो कैपिटल X डिवाइड बाई ए होगा, यूनिट से इंटरसेप्ट से डिवाइड करके करोगे। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन जो होगा वो क्या होता है, HX प्लस KY प्लस LZ इज इक्वल टू D1। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेन, इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो मैथ का फॉर्मूला आप यूज करोगे DHKL के लिए, D माइनस D1 का मॉडुलस डिवाइड बाई अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब अगर हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट सेल लेते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ साइड लेंथ A, हम साइड लेंथ A का एक क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं। अभी हमने बताया कि इसका मीन इंडिसेस 0 1 0 होता है, तो ये पैरेलल प्लेन है, इसका मीन इंडिसेस क्या होगा, 0 1 0 होगा। तो अगर हम क्या करें, इन क्यूब ऑफ साइड लेंथ A
ए की बात करें, अगर हम क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए की बात करें तो क्या होगा, D010 जो होगा D माइनस D1 डिवाइड बाई अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब D माइनस D1 हो गया। ये कितना दिख रहा है, दोनों प्लेन के बीच का दूरी क्या है, ए है, क्यूब है ऑफ साइड लेंथ है तो ए है, तो D माइनस D1 इज इक्वल टू हो गया, D माइनस D1 इज इक्वल टू हो गया ए। इसका मतलब है अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल में, अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है, सो इन क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ साइड लेंथ ए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन HKL क्या होगा, ए डिवाइड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आप यूज करोगे फॉर्मूला को अगर आपको दो पैरेलल प्लेन के बीच का दूरी निकालना हो इन क्यूब ऑफ साइड लेंथ क्या, ए। समझ में आया, थोड़ा सा मैथ यूज है यहां पे, वैसे हम जब रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे तो कुछ और भी ज्यादा डिटेल में डिराइव करके बता देंगे चीजों को, मैथमेटिकली ये सब चीजें हैं। तो ये जो है किसी भी दो पैरेलल प्लेन ऑफ HKL इन ए क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ साइड लेंथ ए में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, आप आसानी से इस फॉर्मूला को यूज करके सवाल बना सकते हो। इसे बहुत छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, जैसे देखिए एक सवाल मान लिया आपको देते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन two parallel plane of Miller indices 1 to 1 in cubic unit cell, in cubic unit cell of side length 3 angstrom। ठीक है, तो हो जाएगा D1 to 1, हम फॉर्मूला लगाएंगे a डिवाइड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। a का वैल्यू दिया 3 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 1 4 एंड 1 अंडर रूट 6। तो इस तरह से आप आसानी से पैरेलल प्लेन के बीच का दूरी इन ए क्यूबिक यूनिट से निकाल सकते हो।